Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing the chapter number 6 molecular basis of inheritance, which last session में हम लोगों ने discuss किया the biochemical characteristics of DNA and McCarthy, McLeod and Avery discovered that DNA is only responsible for the transformation of the R-strain bacteria who tends to secrete mucus polysaccharides on their surface coating. और उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हुई, उन्हीं की वजह से जो माइस था आर स्ट्रेन और जब हीट किल्ड बैक्टीरिया का मिक्स कर कॉम्बिनेशन करके हम लोगों ने उन लोगों ने किया तो वो आगे करके डेड हो गए थे. इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया. ठीक है, अब बच्चे क्या बात होती है, अब कुछ साइंटिस्ट ने 1933 और 44 की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने ये बातें फिर भी नहीं मानी that DNA is only responsible for this transformation. They said no, you scientists were wrong and they were not convinced totally. So अब बात थी कि जेनेटिक मटेरियल को डीएनए जो कि उन्होंने थ्योरी दी उसको प्रूफ करना सही या गलत. ठीक है, उस चीज को प्रूफ करना सही या गलत. अब ये थ्योरी जो थी वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं. दैट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. तो बच्चे अब बच्चे the unequivocal proof that DNA is the genetic material from experiments. अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स किसने प्रूफ करके ये करेक्ट एक्सपेरिमेंट्स दिए जो कन्विंस्ड किए सबको, वो उस नाम का था एल्फ्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, जस्ट मार्क इट एट रेड, एल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज 1952 में. इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से वी हैव केम टू नो दैट यस डीएनए इज द ओनली वन व्हिच इज एक्टिंग एज द जेनेटिक मटेरियल एंड द हेरेडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कैरेक्टर स्केच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर कैरेक्टर स्केच. कि जो छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, मोल्डिंग हो रही हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ द ऑल्ट्रेशन फिर भी कैरेक्टर स्केच थोड़े बहुत अलग आए जाते हैं, अलग तरीके से डिस्कवर्ड हो जाते हैं. व्हाई इट इज सो. ठीक है, तो they worked with viruses. अब उन्होंने वायरसेस को टारगेट किया that infect बैक्टीरिया, और इसको उन्होंने बोला बैक्टीरियोफेजेस. ठीक है, तो हाउ यू गोइंग टू डिफाइन बैक्टीरियोफेजेस? 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को. तो उन्होंने बैक्टीरियो पे बताया कि वायरसेस दैट किल और यू कैन से इन्फेक्ट बैक्टीरिया viruses that kill or infect bacteria. ठीक है, the bacteriophage. अब ये जो बैक्टीरियोफेज था उसको उन्होंने attached to bacterial cell पे अटैच करा दिया. And its genetic material
and its genetic material, genetic its किसका, bacteriophage का, and its genetic material that enter in bacterial cell ठीक है. Now next, bacterial cell treats viral genetic material, genetic material of bacteriophage. समझ में आ रही है? Genetic material of bacteriophage as it was its own genetic material and manufacture more virus particles अब Hershey and Chase worked to discover whether it was any protein acting as a genetic material or DNA from virus that entered bacteria. एक बार पहले हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं. जैसे जैसे मैं लिखती जाऊंगी ज्यादा समझ आता जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादातर लिखती हूँ आपको थोड़ा सा ब्रीफ देने से पहले, ताकि जो भी मैं लिख रही हूँ आपको एक तरीके से समझ आ जाए. ठीक है, बाकी नोट्स तो हैं, बट इन द वे में आपको और बेटर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, मेरी लैंग्वेज एनसीईआरटी की ही है, एनसीईआरटी को ध्यान में रख के ही मैं मोल्डिंग करके लिखती हूँ. ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी बुक पढ़ने लगेंगे एनसीईआरटी की तो यू विल नेवर एबल टू लर्न, कुछ समझ नहीं आएगा. नॉवल भी, अगर आप नॉवल भी पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आपको समझ में आती हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आती. फिर जब आप एक नॉवल को दूसरी बार पढ़ते हो क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होती है तो आप उसको दूसरी बार पढ़ने की कोशिश कर लेते हो, बट एनसीईआरटी के साथ आप लोग ऐसा नहीं करोगे क्योंकि इट इज नॉट एन नॉवल, पहली बात तो. ठीक है, और नॉवल है भी तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट्स आ जाते हैं कि सबकी बातों में आप आके सोचते हो कि भाई एनसीईआरटी तो एक हवा है एंड उसकी लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी टफ इन दैट वे, तो आप उसकी लैंग्वेज पढ़ते नहीं हो. अब मैं लिखती हूं तो मेरे लिखने से क्या होता है कि यू विल गेम टू नो एनी आइडिया ऑफ एनसीईआरटी कि दिस इज द एनसीईआरटी एंड इन बिटवीन आई मोल्डिंग द कंसेप्ट. मैं साथ ही साथ एनसीईआरटी की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई और मोल्ड करती रहती हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. और अगर अब आप एक बार भी हमारे क्लास के बाद, सेशन के बाद अगर चैप्टर पढ़ते भी होंगे तो आपको जितना भी हम लोग कवर अप करते हैं उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाता होगा, कि आपको ये नहीं लगता होगा कि भाई इसको मुझे दोबारा करने की जरूरत है, बिकॉज वी आर डूइंग इन द सेशंस आल्सो एंड इफ यू आर गोइंग टू स्टडी इट बाय योरसेल्फ यू विल एबल टू कैच इट प्रॉपरली. ठीक है, सो क्या हुआ, डीएनए वायरसेस फ्रॉम दैट बैक्टीरिया now they both grew viruses as a medium
that contain radioactive phosphorus and some other medium that contains radioactive सल्फर। पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। क्या हुआ बेटे, अब बैक्टीरियोफेज को हार्शी एंड चेज ने अपनी स्टडी का मेन आधार माना। अब हार्शी और चेज ने क्या बोला कि उन्होंने बैक्टीरियोफेज नामक एक प्राणी का इजाद किया। बैक्टीरियोफेजेस आर दैट वायरसेस which tends to infect bacteria and form new organisms calling as the bacteriophages. Viruses that kill or infect bacteria. अगर अब बैक्टीरियोफेज होता है वायरट और बैक्टीरिया का मिक्सचर। समझो हम लोगों ने 11th क्लास में किया था, बैक्टीरियाज आर द वायरस का और बैक्टीरिया का मिक्सचर होते हैं। कौन? बैक्टीरियोफेजेस। अब बैक्टीरियोफेज अगर किसी भी बैक्टीरिया में जाएंगे सो दे विल किल दैट बैक्टीरिया, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बैक्टीरिया को बैक्टीरियाफेज को किसी एक बैक्टीरियल सेल के अंदर अटैच कर दिया गया। अब क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में जाने लगा। ठीक है, फिर से सुनो, बैक्टीरियोफेज का जिसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों का डीएनए था वो बैक्टीरिया सेल में जाने लगा क्योंकि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल से अटैच था। ठीक है, अब क्या हुआ, नीचे देखें। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल ने क्या सोचा कि बैक्टीरियल सेल ने सोचा, जब उसका डीएनए उसके पास आने लगा धीरे धीरे, तब उसने ये सोचा कि ये तो बैक्टीरिया भाई, ये तो मेरा भाई है। लेकिन उसने बैक्टीरिया के साथ वायरस नहीं देखा कि जो बैक्टीरिया के साथ वायरस लगा हुआ था वो भी कुछ था। ठीक है, सो ही इग्नोर्ड दैट पार्ट ऑफ वायरल attached to the bacteria cell which is the virulent or the infection or the infectionary genetic material of bacterial phage and अपने उस जैसे ही बिल्कुल सेम स्ट्रैंड अपने अंदर प्रोड्यूस करने लग गया, ये रिकॉग्नाइज करके कि ये तो अपना ही बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, and bacterial cell treats the virulent genetic material as its own genetic material and starts manufacturing the more viral particles like that. जैसा उसने देखा वैसी की वैसी फोटोकॉपी अपने अंदर करने लग गया। जैसे जैसे वो फोटोकॉपी अपने अंदर कर रहा था, he didn't recognize that there is something of viral particle which is also attached to that bacterial cell of bacteriophage. But what he did, he recognized it as its own and starts replicating that genetic material. सेम सीइंग दैट जेनेटिक मटेरियल, उसने सोचा कि ठीक है ये कुछ होगा अपना, तो उसने अपने आप करने लग गया। अब इस बात पे हार्शी और चेज ने डिस्कवर करने लगा कि क्या ये जो डीएनए मटेरियल है जो एंटर हुआ है, ये डीएनए है या प्रोटीन है कोई और। जो भी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज से निकल के बैक्टीरियल सेल में एंटर हुआ है वो डीएनए है या कोई और प्रोटीन है, ये अब हार्शी और चेज ने इस पे काम करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा और एक ब्रीफली कंसेप्ट समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बेटे बैक्टीरियल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपका क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। ये मैंने इस सेल के साथ एक बैक्टीरियोफेज अटैच कर दिया है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज अटैच कर दिया है, इसका कुछ डीएनए होगा और ये डीएनए अब यहाँ पे आने लग गया, मतलब इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ये भी बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है
और इसमें बैक्टीरिया प्लस वायरस है इस जेनेटिक मटेरियल में। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आया तब इसने ये देखा कि ठीक है ये बैक्टीरियल है, सो ही इज माय ब्रदर, लाइक मेरा भाई है ये तो, लेकिन ही इग्नोर्ड दैट वायरल पार्टिकल अटैच टू इट बेनिफिट। तो इसके संदर्भ में या इसके कांटेक्ट में आके बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरियल सेल ने खुद को अपने आप से थोड़ा सा चेंज कर लिया, अगेन मोल्ड कर लिया, और मोल्ड करके बिल्कुल डिट्टो इस जैसे डीएनए या जेनेटिक मटेरियल ही स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग। अब हार्शी और चेस को ये करना था कि ये जो ये ट्रांसफर हो रहा है, ये तो समझ में आ गया कि ट्रांसफर होने लग गया है, उसको देख के रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है उस जैसी। लेकिन ये जो डीएनए, ये जो मटेरियल अंदर आ रहा था और जिसको बैक्टीरिया सेल कुछ कुछ ट्रीट कर रहा था, वो डीएनए है या प्रोटीन है, ये प्रूफ करने के लिए हार्शली एंड चेज की एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अपनी प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी। तो अब उन्होंने क्या किया बेटे, उन्होंने क्या किया, वायरस को एज अ मीडियम लिया। मीडियम, कल्चर मीडियम का मतलब होता है ना जिसपे कोई चीज आप ग्रो कराओगे, ठीक है। वायरस को एक मीडियम में रखा, ठीक है। एक वायरस के मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दिया, एक वायरस के मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया। समझ में आ गई। एक वायरस के फॉर एग्जांपल दो, एक ये मीडियम है एक ये मीडियम है, इसमें एक तो वायरस डला हुआ है और रेडियो एक्टिव फास्फोरस डला हुआ है, इसमें एक वायरस डला हुआ है एक रेडियो एक्टिव सल्फर डला हुआ है। इतनी चीज क्लियर होती है, गुड। ओके, आगे चलते हैं। अब उन्होंने क्या किया, वायरस जो कि ग्रो हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन्ड ये इसकी ऑब्जर्वेशन हुई, रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है। वायरस रेडियो एक्टिव, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, phosphorus that contain radioactive DNA but not radioactive प्रोटीन। इसकी चीज हम बताऊंगी, इसको मार्क से रेड कर लो, इसको रेड पॉइंट से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वायरसेस that grow in the presence of but not radioactive protein, okay, but not radioactive protein। इसका रीजन है बेटे, इसका रीजन लिखना है हमको कि देखो, अब जो भी वायरस, एक वायरस कल्चर का मीडियम था जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, अब उसके अंदर हम लोगों ने वायरस और बनेगा। अब जो वायरस था उसके अंदर पहले से तो रेडियो एक्टिव नहीं ना, अब जब वो डिवाइड करेगा तब उसको आगे वाली जनरेशन का हमें पता चलेगा। तो जो वायरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो कर रहा था, जो भी वायरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो करना स्टार्ट हुआ, उसने क्या किया, जो भी वायरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो करना स्टार्ट हो गया, उसमें ये आपका वायरस है, ठीक है, इसमें वायरस था, इस पे आपने रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दिया, ठीक है। अब जो न्यू वायरसेस फॉर्म हुएंगे उसमें उन्होंने देखा, हार्शी और चेज ने, कि रेडियो एक्टिव वायरस, जो रेडियो एक्टिव डीएनए है आगे जनरेशन के वायरसेस में, ठीक है,
और जो उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसमें रेडियो एक्टिव कैरेक्टर स्केच नहीं है। ठीक है, उनका जो प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल आपका पूरा सेल प्रोटीनिशियस बना होता है, सेल वगैरह, उनके प्रोटीन में रेडियो एक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सिर्फ जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, सिर्फ उसमें रेडियो एक्टिव के पार्टिकल और कैरेक्टर स्केच उन्होंने जांचे। बिकॉज DNA contains phosphorus but protein does not. क्या था? अब जो वायरस था उसमें वायरस था और रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, वो फास्फोरस था। अब फास्फोरस रेडियो एक्टिव इसलिए लिया था बेटे क्योंकि शॉर्ट लाइफ होती है रेडियो एक्टिव चीज की, और अगर किसी चीज की शॉर्ट लाइफ है तो उसके एक्सपेरिमेंट्स में हमें काफी ये मदद मिल जाती है क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट्स करने हम लोगों के लिए आसान हो जाते हैं। अब क्या होता है, डीएनए कंटेन्स, अब डीएनए के पास तो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में फास्फोरस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है, तो डीएनए के पास रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस था वो चेंज हो गया, मतलब उसका जो फास्फोरस ग्रुप था वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस में चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। लेकिन प्रोटीन के पास रेडियो एक्टिव फास्फोरस था ही नहीं, ना होता है उनकी चेन में, बिकॉज वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो उसमें फास्फोरस चेंज हुआ ही नहीं, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, इनअफेक्टेड रह गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि सुनो, मैं ये बात बताने की कोशिश कर रही हूं बेटे कि जो बेटे डीएनए है, डीएनए में होता है एक आपका फास्फोरस ग्रुप, एक आपका शुगर का ग्रुप, एक आपका नाइट्रोजन का ग्रुप, ठीक है। और प्रोटीन में बेटे आपके होता है अमाइनो एसिड। क्या होता है? अमाइनो एसिड। अब अगर मैं एक वायरस का और फास्फोरस डीएनए का, ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस का मीडियम रखती हूँ, जो आपके आगे वाले वायरसेस होंगे उनके पास जो फास्फोरस ग्रुप होगा जो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस में मोल्ड हो जाएगा, बिकॉज जो डीएनए है वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये बात मेरी समझ में आ रही है। लेकिन प्रोटीन का कोई भी स्ट्रक्चर में फास्फोरस नहीं होता, तो उस पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा किसी भी बात का। एक ही तो सेल होता है, अब उस एक सेल में जो भी चेंज आना है डीएनए में ही आएगा ना। अब वो डीएनए में वो चेंज आ गया तो डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस नाप लिया गया है, ना कि किसी और स्ट्रक्चर में। और जब दूसरे स्ट्रक्चर में ये चेंज नहीं आ रहा तो मतलब प्रोटीन्स रिमेन्स इनअफेक्टेड, प्रोटीन्स रिमेन इनअफेक्टेड। इसीलिए फिर उन्होंने ये पता लगाया कि रेडियो डीएनए इज टेंड्स टू बी मोल्डिंग, और यही वो मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि प्रोटीन तो अगर इनअफेक्टेड रहेगा तो क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, लेकिन जो चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है वही तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करेगी। So that they have concluded the term that protein is not protein but DNA is responsible for the transformation जो अभी तक हो रहा है, ठीक है। बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रूव द बायोकेमिकल नेचर, इसीलिए उनको पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी होगी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। सिमिलरली ऐसे ही जो वायरस थे ग्रोज ऑन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ग्रोज ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर। फिर से उन्होंने उनके डीएनए में सल्फर था, कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, नहीं सॉरी, उनके डीएनए में था, प्रोटीन चेंज हुआ क्योंकि अमाइनो एसिड में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, नॉट डीएनए, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन एनी सल्फर, ठीक है। अब उन्होंने ये देखा कि अमाइनो एसिड ग्रुप में सल्फर ग्रुप होता है,
ठीक है। और डीएनए के मॉलिक्यूल में सल्फर ग्रुप होता नहीं है, तो भाई डीएनए का मॉलिक्यूल चेंज क्या करेगा, क्या चेंज करेगा, कोई कैरेक्टर स्केच है ही नहीं, ठीक है। तो फिलहाल उसमें ये कैरेक्टर स्केच नहीं थे, तो डीएनए का मॉलिक्यूल, प्रोटीन का मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव सल्फर में चेंज हो गया, ना कि डीएनए सल्फर। अब आप कहोगे कि मैम ये फिर आप कैसे कैसे कह रहे हो, दिमाग में क्वेश्चन आएगा बच्चों के कि मैम आप ये कैसे कह रहे हो कि फिर ये ट्रांसफॉर्म है, प्रोटीन भी तो हो सकते हैं। नहीं बेटे, ये बेसिकली उन्होंने बायोकेमिकल नेचर बताया है। बायोकेमिकल नेचर का मतलब कि उन्होंने ये बताया है कि अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अगर ये ग्रुप कल्चर मीडियम में प्रेजेंट करेगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब वो बताने वाले हैं, अब देखो, अब जो मैं बताऊंगी दैट रेडियो एक्टिव phages were allowed to attach ई कोलाई बैक्टीरिया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, जैसे गिफ्ट का जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक तो दो टाइप के, पहले तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा लिया बायोकेमिकल नेचर कि फॉस्फोरस एक्टिव रेडियो एक्टिव था तो डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, उसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। अब हम लोग ये देख रहे हैं ना कि ट्रांसफर कौन सा मटेरियल करेगा, हमें तो यही देखना है। हमने फॉर एग्जांपल कि उनके डीएनए पे और प्रोटीन पे मार्किंग लगा दी, रेडियो एक्टिव लगा के टैग लगा दिया, पहचान लिया जाए कि कौन सा मूव कर रहा है और कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। ट्रांसफॉर्म तो किसी ना किसी का करोगे ही। तो बेटे अब वो जो वायरस करेक्टर था, हमें दूसरे पहचान लिया जाएगा कि दिस इज रेडियो एक्टिव डीएनए और फॉस्फोरस एंड दिस इज रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब ई कोलाई बैक्टीरिया से हम लोगों ने ये दोनों अलग अलग तरीके से इनको अटैच कराया और अब उन्होंने ये देखा कि कौन सा मटेरियल मूव करेगा। अब देखो, देन इन्फेक्शन कराया गया, इतनी अच्छी हिंदी नहीं है फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाइड इट फॉर यू। इन्फेक्शन कराया गया, मैं दैट इन्फेक्शन प्रोसीडेड, ठीक है। वायरल कोट्स रिमूव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय agitating them in blender। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट वायरल कोट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। अब क्या होता है बेटे, वायरल कोट्स कौन से होते हैं, देखो एनसीईआरटी में वो इन्होंने फिर से एक चालाकी खेली है, इन्होंने सिर्फ एक लाइन बता दी, इन्होंने डीप उसका मतलब नहीं बताया। वायरल की अभी तक कहीं पे बात नहीं आई थी और बैक्टीरिया से वायरल कोट्स कैसे इन्होंने हटा दिया। नेक्स्ट लाइन में आपको इसका थोड़ा सा मतलब मिलेगा। देखो इन्होंने क्या लिख रहा है, बैक्टीरिया सॉरी अब इसके बाद देखो द वायरस, पहले लिख लेते हैं, द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग them in a centrifuge machine या centrifugal, ठीक है।
देखो अब क्या हुआ, ये रेडियोफेजेस वर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई। अब इकोलाई बैक्टीरिया में वायरसेस जो हमने ग्रो कराए थे रेडियो एक्टिव को, उनको उससे अटैच करा दिया गया और इन्फेक्शन कराया गया, इन्फेक्शन प्रोसीडेड। अब बेटे जो ये वायरल कोट्स है ना, अब क्या हो गया, अब इन्होंने ये लाइन फिर से खा गए कि अब वायरस के न्यूक्लियर, वायरस और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन बन गया। ई कोलाई में वायरस और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब वायरस के बैक्टीरिया के डीएनए पे वायरस की कोटिंग हो गई। मतलब डीएनए वायरस ने न्यूक्लियस में जो डीएनए के बैक्टीरिया पे कोटिंग चढ़ी हुई थी ना, वो मतलब देखो अटैच करा गया। मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज द बैक्टीरियल सेल, आपने वायरसेस को इनके इस पे अटैच करा दिया। आप इस पे अटैच कराया तो ऑब्वियसली दे क्रिएट अ लेयर ओवर द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब क्या कराया गया, अब आपको वायरस के पार्टिकल्स को, और ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है कि जिसमें एक में रेडियो एक्टिव सल्फर है और रेडियो एक्टिव डीएनए है, एक ही वायरस में। हमने दो दो कराए हुए थे ना, तो एक ही वायरस में रेडियो एक्टिव सल्फर है और एक ही वायरस मीडियम है। क्योंकि देखो अगर दो मीडियम में देखा जाए तो एक में आपने रेडियो एक्टिव सल्फर फॉस्फोरस डाला जिसमें डीएनए में चेंज आया, और अगर आपने उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर डाला तो इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर, मतलब एक ही डीएनए में दोनों चेंज आ सकते हैं क्योंकि सल्फर अलग है और डीएनए अलग है। तो वो रेडियो एक्टिव फेजेस जिसमें आपका सल्फर भी था और फॉस्फोरस था, उसमें आपने मार्क कर लिया। फॉर एग्जांपल एक वायरुलेंट है जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए है और रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, उसको ई कोलाई के साथ इंजेक्ट करा। अब अभी टैग लगा दिया, अब आप देख सकते हो कि कौन सा मटेरियल मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेटे वायरस की कोटिंग आ गई। अब क्या किया गया, ब्लेंडर में इसकी वायरस के कोटिंग को अलग करके बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया। तो आप कहोगे मैम कराया ही क्यों था, इसलिए कराया था क्योंकि हम लोगों ने देखना था ट्रांसफर ऑफ मटेरियल कैसे होगा। वायरल कोट्स रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर, ब्लेंडर में मिक्सी में बिल्कुल उनकी वायरस को अलग कर दिया गया, वायरल पार्टिकल्स को अलग कर दिया गया, बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया। वायरल पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जो गोल 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 घूमती रहती है, तो वायरस पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, बैक्टीरिया बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, ठीक है। तो उसको सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या किया गया, बैक्टीरिया which has infected the viruses with the viruses that had रेडियो, अलग अलग भी ले सकते हो, इकट्ठा भी ले सकते हो, रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। उनका कैरेक्टर स्केच कैसा था कि रेडियो एक्टिव, शॉर्ट लाइफ, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट DNA is the material that passed from virus to bacteria ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया या
bacteria that has infected to radioactive protein, उनके न्यूक्लियस में were not radioactive. ठीक है, were not radioactive. This indicates protein did not enter the bacteria from viruses. So hence DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria. So we have, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जस्ट, ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एवरी पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. 20 मार्क्स का चैप्टर है. 101% क्वेश्चन की वेटेज हमेशा सबसे ज्यादा इस यूनिट से रहती है, और अगर सही बताऊं तो इस चैप्टर से. अभी हम लोग सिर्फ डीएनए की सर्च कर रहे हैं. आगे आगे हम लोग डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेंगे, डीएनए की इन्वेंशन करके हम उसको मोल्ड करने के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उनके डीएनए के छोटे छोटे की हाउ जेनेटिक मटेरियल बायोकेमिकली ट्रांसफर होती है. तो अगर ये समझ नहीं आया तो वो भी समझ नहीं आएगा. जस्ट बी वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग दिस सेशन कि अब ये चीज क्या हुई है कि हाउ हर्शी एंड चेज फाइंड आउट कि डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल जो कि पास ऑन हुआ. देखो बेटे, 2 कल्चर्स थे, ठीक है. वायरस के कल्चर थे जिसमें वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट था. इन कल्चर में वायरस को ग्रो किया गया. अब इन वायरस नॉर्मल वायरस थे, इनमें बेटे डीएनए, अब इनमें जो डीएनए होगा वायरस का, उसमें बेटे फॉस्फोरस नॉर्मल वाला होगा. समझते हो, इतनी बात समझ में आती है. अब आपने इसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया, और बेटे अब आपने इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया. इसके प्रोटीन भी नॉर्मल होंगे, ठीक है, इसके प्रोटीन भी नॉर्मल होंगे, इसमें कोई नहीं होगा. अब मेरे को ये पता है कि मेरा डीएनए में फॉस्फोरस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है. ओके, ठीक है. ऐसे ही अगर अब मैं बोलूं इसमें अब प्रोटीन्स बनते हैं बेटे, उनका सिंपलर स्ट्रक्चर देखूं तो अमाइनो एसिड से, ठीक है. इन अमाइनो एसिड्स में सल्फर होता है जो कि नॉर्मल है अभी तक फिलहाल. अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डालने के बाद अब इसका जो डीएनए में फॉस्फोरस था वो मोल्ड होके रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस बन गया. क्या बन गया? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. मतलब मैंने इसके डीएनए पे टैग लगा दिया रेडियो एक्टिविटी का, लो भैया लगा दिया. अब जितने भी यहाँ पे वायरस होंगे वो सारे रेडियो एक्टिव डीएनए से बने होंगे, ठीक है, जितने भी आगे ग्रो करेंगे, क्योंकि डीएनए हैज द कैपेबिलिटी टू मोल्ड, चेंज हो जाती हैं चीजें. अब बेटे इसके पास मतलब वो जो सल्फर ग्रुप था वो रेडियो एक्टिव में चेंज हो गया, वो जीन मेंडल वाली थ्योरी, ठीक है. अब ऐसा होता है कि अब इसमें इस वायरस के पास नॉर्मल थे, अब जो इसके नेक्स्ट डिवाइड होते जाएंगे, अब बेटे
वो जो बन जाएंगे, ठीक है, अब वो जो बन जाएंगे उनके पास जितना भी प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा ना, प्रोटीन, उसमें सल्फर चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा सल्फर चेंज होके रेडियो एक्टिव सल्फर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? रेडियो एक्टिव सल्फर बन जाएगा, क्योंकि सल्फर ग्रुप ट्रांसफॉर्म्ड होके रेडियो एक्टिव चीज बन गई। ठीक है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि कोई भी चीज किसी के कांटेक्ट में रहेगी तो वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मोल्ड हो जाती है। तो अब जो वायरस सल्फर बनाएगा वो रेडियो एक्टिव बनाएगा, क्योंकि एक जंगल में अगर एक राजा शेर को राज करना है तो उसको सबसे फ्रेंडशिप करके रखनी पड़ती होगी, बैलेंस करके चलना होगा। अगर वायरस के पास रेडियो एक्टिव सल्फर के प्रोटीन्स नहीं है, वो भी हमें पता है कि सल्फर बनाते हैं, लेकिन अब पता है ना, उन लोगों को तो नहीं पता था ना, वो भी डीएनए में मोल्डिंग के कारण होती है। बट अब इसका सल्फर, उन लोगों ने ये देखा कि इसका सल्फर चेंज हो गया, मतलब प्रोटीन में जो ग्रुप था वो सल्फर वाला लग गया, मतलब सल्फर सल्फर एक्सचेंज रिएक्शंस हो गई। ठीक है, अब बेटे एक आपने बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था ई कोलाई। क्या बोला? ई कोलाई। उसके न्यूक्लियस है। ठीक है, एक बैक्टीरिया में तो आपने वो वाला बैक्टीरिया वायरस अटैच करा दिया, वो वाला वायरस अटैच करा दिया जिसके पास जो डीएनए था, वो रेडियो एक्टिव था। और एक जो ई कोलाई था, इसके पास आपने एक ऐसा वायरस अटैच करा दिया जिसके पास रेडियो एक्टिव सल्फर का प्रोटीन था। अब पूरा इसका अगर डीएनए इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल तो पूरा उसका एक कैरेक्टर स्केच बदल जाएगा। समझ में आती है ये चीज? तो बेटे अब ये जो जेनेटिक मटेरियल, अब जब उसने फाइंड आउट किया इनका कॉज, तब अब उन लोगों ने इसको इन्फेक्ट कराया, मतलब इसको अटैच करके इन दोनों की मिक्सिंग हो गई, अब उन्होंने क्या किया, इसको ब्लेंडर से अलग कर दिया, मतलब इसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया और वायरस की कोटिंग होगी ना, ये कहीं बैक्टीरिया का इफेक्ट ना आ जाए, या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब एक बार आपका प्रोडक्ट बनने के बाद, ठीक है, एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद उस पर जो न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए उनका नेचर जानना है हमें। तो उनका नेचर में आपको जानना है कि उनका जो न्यूक्लियस था, ऑब्वियसली वायरस का और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वायरस को आपने अलग कर दिया, वायरस पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूज करके उनको ब्लेंड करके, मतलब पहले तो आपने इन दोनों मटेरियल्स को ब्लेंड किया अच्छी तरह, ब्लेंड मतलब मिक्सी कर दिया, एंड फिर इनको अलग कर दिया। ठीक है, अब अलग करने के बाद आपने ये देखा कि जो बेटे जो न्यू कॉम्बिनेंट का जो डीएनए है, ठीक है, जो न्यू रिकॉम्बिनेंट का डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है। मतलब कि जो ई कोलाई है वो सारा क्या हो गया है, मतलब आपने वायरल के एक बार इनको इन्फेक्ट करके वायरस के पार्टिकल्स को अच्छी तरह अलग कर दिया, सेंट्रीफ्यूज कर गया। अब आपने जो ये ई कोलाई देखा, जो ई कोलाई ये जो बचा हुआ था, उसके आप इसके ऑफस्प्रिंग्स भी देख लेंगे ना, वो भी वैसे ही बनेंगे, लेकिन ये जो ई कोलाई, पेरेंट ई कोलाई आप लोगों ने देखा, ये रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव के अलग फीचर्स थे, शॉर्ट लाइफ होती थी, कैसा भी होता था, लेकिन अब फिर आपने वही काम इसके साथ किया कि पहले इसके डीएनए को अच्छी तरह ब्लेंड किया। ठीक है, वह ब्लेंड करने के बाद अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्म होता तो वो उसको एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल करता। तो जैसे ही आपने ब्लेंड किया, फिर सेंट्रीफ्यूज कर दिया, वायरस के पार्टिकल्स अलग कर दिए बैक्टीरिया के, अब आपने सिर्फ बैक्टीरिया के कैरेक्टर स्केच देखना है कि बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफॉर्म होया, क्या प्रोटीन के वजह से प्रोटीन में कोई रेडियो एक्टिविटी थी या नहीं थी। तब आपने इसमें देखा कि नहीं, ये जो ई कोलाई था वो रेडियो एक्टिव नहीं था, इट वाज नॉट रेडियो एक्टिव। अगर ये रेडियो एक्टिव इसको होना होता तो ये डीएनए चेंज होता। अब यहाँ पे तो था प्रोटीन, ठीक है,
प्रोटीन का जो ग्रुप था उसको आपने इंजेक्ट कराना था एक तरह से। डीएनए तो नॉर्मल ही था वायरस का, तो वो कैसे हो जाएगा रेडियो एक्टिव? कोई ऐसे उसमें चेंजेस नहीं थे, क्योंकि आपने जब सेंट्रीफ्यूज कराया तो डीएनए का पार्टिकल तो अलग ही हो गया ना, तो मतलब आपके पास प्योरली बैक्टीरिया का पार्टिकल बचा। इसमें आपने सेंट्रीफ्यूज कराया तो वायरस का पार्टिकल अलग हो गया जो कि डीएनए था, लेकिन फिर भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब है बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूज कराया तो अगर डीएनए इंफेक्टेड होता तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ ही नहीं, आपने वो पार्टिकल अलग करा दिया वैसे का वैसा। लेकिन प्रोटीन आपका रेडियो एक्टिव था, मतलब इसके प्रोटीन बिल्कुल वैसे के वैसे थे, तो उसमें नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, इट इज द डीएनए विच एक्टिंग एज द जेनेटिक मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन, पूरी थ्योरी विद डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी 102 में। ये जितने भी आपके ब्लेंडिंग वाले डायग्राम है, सबसे पहले इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, तीनों याद करने हैं, रटने हैं, रोट लिख लो इन पे। इनको बेसिकली ये बताना है दैट डीएनए इज द ओनली वन विच इज एक्टिंग एज द genetic material. Okay. So we have discussed the Harshey and Chase experiment, which is very important. In the next session, we're going to revise with the diagram it, and we're going to do the properties of genetic material DNA versus RNA. RNA and DNA को अलग briefly describe करते हुए, differentiate करते हुए उनकी properties को discuss करेंगे in the next session. So just keep revising and just prepare this question for 6 marks in your own words, जिसमें आप अलग अलग 3 steps mention करेंगे, centrifugation, blending and infection. And after this you're gonna write it in within 300 words in your own words for 6 marks question. So thank you, keep revising, all the best.